नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। रायगढ़ पुलिस के चल रहे साइबर जागरूकता अभियान के तहत नगर निगम सभागार में रायगढ़ पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त मेजबानी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी शामिल हुए। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे पर जोर देते हुए इसे फैलती महामारी बताया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने चल रहे साइबर जागरूकता पखवाड़ा अभियान का अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित करना है। डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय और उनकी टीम स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता सत्र आयोजित कर रही है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जागरूकता साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। उन्होंने कहा कि जज भी धोखेबाजी के निशाने पर हैं और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। जस्टिस मिश्रा ने रायगढ़ पुलिस के प्रयासों की सराहना की और जनता में सतर्कता बढ़ाने का आह्वान किया। इसका शिकार नहीं हुआ, लेकिन मेरे को माध्यम बनाकर शिकार किया गया है। जब मैं आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस था तो व्हाट्सएप में मेरी प्रोफाइल लगाकर मेरे ही रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार और जुडिशियल ऑफिसर्स को मैसेज किया गया कि मैं मतलब जो भेजने वाला ने अपने आप को चीफ जस्टिस बताया कि मेरे को तुरंत पैसों की आवश्यकता है, आप पैसा ट्रांसफर कीजिए। और हमारा एक रजिस्ट्रार उसमें फंस भी गए, उन्होंने 2 लाख रुपए भेज दिए। फिर एफआईआर हुई, पकड़े गए लोग। वो आंध्र प्रदेश में मैं हूं और लोग बाकी किसी और स्टेट से पकड़े गए। और तो और अभी लगभग 3-4 हफ्ते पहले माननीय सीजीआई महोदय से संबंधित 2 प्रकरण ऐसे आए जिसमें कि उनको माध्यम लगाकर लोगों ने फ्रॉड करने की कोशिश की, साइबर फ्रॉड। एक में तो एक बहुत बड़े उद्योगपति को ये बताकर कि सीजीआई महोदय कोर्ट कंडक्ट करके आपके मामले का निराकरण करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्ट करके एक डमी या सीजीआई ने बना के पेश किया और बकायदा उसकी हियरिंग चल रही थी। और उस व्यक्ति से उसको डिजिटल अरेस्ट करा, फिर डिजिटल जमानत दिया और करोड़ों रुपए उसके लगे। तो मैं गंभीरता से बताना चाहता हूं कि इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, कि हम सबको कभी भी किसी भी स्तर पर ठगा जा सकता है। बहुत ही सरल और साधारण सावधान रहने की जरूरत है। जो जिला पुलिस ने साइबर क्राइम के संबंध में जो टिप्स दिए हैं आपको और सतर्कता की जो बिंदु बताए गए हैं, उन सब का पालन न सिर्फ आप करें बल्कि अपने आसपास के हर व्यक्ति को जागरूक करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आज नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 186 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, जहां पर लखनऊ को हाई इंटीग्रेटेड सीएम ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना के अंतर्गत लाकर लखनऊ की 7 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। ये सभी सड़क स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरी तरीके से बदली नजर आएंगे। खासकर ये सभी 7 सड़कें मध्य विधानसभा एवं उत्तर विधानसभा के अंतर्गत आती हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के साथ आज महापौर सुषमा खड़कवाल एवं विधायक ओपी श्रीवास्तव इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। विजयदशमी के पावन पर्व पे लखनऊ नगर निगम ने, खास करके माननीय महापौर जी ने सीएम ग्रिड्स योजना के तहत 7 सड़कों का शिलान्यास का आज कार्यक्रम रखा था। मैं सबसे पहले
लखनऊ नगर के वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये जो सीएम ग्रिड्स योजना लाई गई है उसमें विचार ये था कि आने वाले दिनों में नगरों में बहुत ही वैश्विक स्तर की रोडें बने जो 10 साल, 20 साल, 25 साल तक जिन्हें छूना न पड़े, जिनको देख करके हमें आनंद आवे, संतोष आवे, हरित हो, ग्रीन हो, जिन पे पोल्यूशन का लेवल कम पड़े। इस प्रकार की रोडों की रचना के लिए हम लोगों ने सीएम ग्रिड्स योजना लेकर के हम लोग आए हैं। इस योजना का इस बार हम लोगों ने दूसरा साल है जिसमें कई योजनाएं ली गई हैं। पहले साल वाले काम में यहाँ 7 सड़कों का निर्माण नगर निगम में होने वाला है। 7 सड़कें 186 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हैं। आप सोच सकते हैं कि 16 किलोमीटर की लंबाई में 186 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। लगभग 10 करोड़ प्रति किलोमीटर से ज़्यादा के खर्च से ये रोड बनने वाली है। तो इसका बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड होगा, वैश्विक स्तर होगा और आने वाले दिनों के लिए चाहे बिजली की लाइन हो, चाहे टेलीफोन की लाइन हो, उसमें अंदर डक्ट बना करके उसको अंदर ले जाने के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। इसी प्रकार अपने नगरों को वैश्विक बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, विश्व कक्षा का बनाने के लिए, लोगों की सुख सुविधा में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतरी लाने के लिए हम लोगों ने लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा नई योजनाएं लेकर के हम आए हैं। चाहे वंदन योजना हो, चाहे स्टॉर्म वाटर की योजना हो, चाहे सीएम ग्रिड्स योजना हो, इस तरह की सीएम NSY योजना हो, तमाम योजनाओं के साथ हम अपने नगरों को आधुनिक और वैश्विक बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आज उस कड़ी में नगर निगम लखनऊ ने पहल करते हुए 7 रोडों के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा था। मैं लखनऊ नगर के सभी वासियों को और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो लखनऊ में और अन्य नगरों में भी जहाँ जहाँ रोडों को चौड़ा करने की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ रोडों की क्वालिटी में अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता है, वहाँ ये काम किया जाएगा। हम चाहेंगे कि आने वाले 2, 3, 4 साल के अंदर ही ये काम पूरा हो जाए, लेकिन ये अनवरत चलने वाला काम है। आज हम प्रमुख जो नगर का भाग है वहाँ बना रहे हैं, लेकिन कल जो हमारा विस्तारित क्षेत्र है वहाँ भी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, परसों उसमें भी विस्तार होगा। तो इस तरह ये निरंतर चलने वाला काम है। मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि लखनऊ सहित सभी नगर निगमों, सभी नगर पालिकाओं, सभी नगर पंचायतों में जो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतरते हुए हम उनको एक वैश्विक अनुभव देने का प्रयास करें। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं जिसने आपातकाल लगाया था और जेपी नारायण को जेल में डाला था। कांग्रेस के अत्याचारों के कारण ही जेपी की किडनी खराब हुई थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश अभी युवा हैं और उन्हें इतिहास पढ़कर समझना चाहिए। प्रसाद ने आगे कहा कि वे और अन्य नेताओं ने कांग्रेस के अत्याचारों का सामना किया, जेल गए और लाठीचार्ज झेला। अखिलेश के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे हताश हैं और ऐसे बयान देते रहते हैं। जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, जिस कांग्रेस ने जेपी को जेल में बंद किया था, जिस कांग्रेस के अत्याचार के कारण जेपी का किडनी खराब हुआ, क्या बात करते हैं अखिलेश बाबू। इसलिए जवान हैं, थोड़ा इतिहास समझें और सीखें। हम लोग लड़े हैं उस अत्याचार से, जेल गए हैं, लाठी खाए, नीतीश बाबू भी गए हैं और लालू जी भी गए थे, लेकिन लालू जी तो पलटी मार गए। सरकार को अस्थिर करने की साजिश है क्या ये बयान? तमिलनाडु में सर जिस तरीके से ट्रेन ओहो, अखिलेश के वक्तव्य का क्या असर पड़ता है? डेस्परेशन में है तो कुछ ना कुछ बोलते हैं। सर ये तमिलनाडु में भी ट्रेन एक्सीडेंट, हाँ वो जांच हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करेंगे, जांच कस के उसको निर्देश दे दिया गया, मैंने मालूम किया है। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोहिया पार्क जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ बड़ी संख्या में नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान यादव ने कई अहम मुद्दों पर बात की। यादव ने सरकार के कार्यों की आलोचना करते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान का सम्मान किया जाना चाहिए और भाजपा के विकास प्रयास समाजवादी मॉडल की तुलना में कमतर है। मदरसों को बंद करने की
एनसीपीआर की सिफारिश पर यादव ने समान अधिकारी का बचाव करते हुए कहा कि संविधान सभी को ये अधिकार देता है। उन्होंने नफरत और भेदभाव के जरिए जातिगत संघर्षों को भड़काने के प्रयासों की निंदा की और चेतावनी दी कि इस तरह की रणनीति देश के लिए हानिकारक है। यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुसलमानों ने भी अन्य लोगों की तरह देश के निर्माण में योगदान दिया है और महत्वपूर्ण बलिदान दिए हैं। उन्होंने संविधान में निहित समानता का आह्वान करते हुए कहा कि कमज़ोरों के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। उन्होंने रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई और पिछली कई घटनाओं के बावजूद वादा किए गए सुधारों को पूरा करने में विफल रहने के लिए रेल मंत्रालय की आलोचना भी की। ये वो लोग हैं जो नफरत पे राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो भेदभाव पे राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं धर्म को जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने कामयाब नहीं होंगे। इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति है वो चलने वाली नहीं। मोहन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हाल भी बांग्लादेश की तरह हो जाएगा, हमें एकजुट होने की जरूरत है। देखिए कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे, या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहाँ थे लोग। हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। ये देश सबका है और आज़ादी के बाद देश जो बना, आज़ादी दिलाने में सबका साथ था। वो ये कह सकता है कि आज़ादी दिलाने में किसका साथ नहीं था? हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं और तब देश आज़ाद हुआ। क्या देश की आज़ादी में मुस्लिम लोगों की जानें नहीं गई? उनके लोग क्रांतिकारी नहीं थे? जो हमें संविधान कहता है वी द पीपल, हमें सब लोगों को बराबर समझना पड़ेगा, चाहे कोई विचारधारा हो। उनका कहना है कि सर उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से निकल जाएगा। अरे आज बताओ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री से ज़्यादा उत्पाद कौन मचा रहा है? सर क्या आपने उनकी भाषा सुनी है? और अगर कभी भाषा न सुनी हो, आर्काइव में जाके ANI पे भाषा सुन लेना उनकी। और अगर वो भी न सुनी हो तो किसी अधिकारी से अगर आपके संबंध अच्छे हों, जो अधिकारी आपसे बहुत अच्छी बात करता हो, जो सच बोल सके, आप उससे थोड़ा समय गुजारें, उनसे जानिए कि उत्पाद वाली भाषा किसकी है, सरकार की है कि नहीं है। कहीं पथराव हो तो हमें निर्बलों के साथ खड़ा होना चाहिए जब तक प्रशासन ना आ जाए। ये तो सच्चाई है। जो कमजोर है उनके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम होंगे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की और लेकर के आए। लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का, तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। सर सीट शेयरिंग का मामला तय हो गया कांग्रेस के साथ? चुनाव में बयान दिया, कहने लगे कि हम वहाँ साथ नहीं थे तब भी हार गए। कांग्रेस से कहा है कि सबको साथ लेके चलोगे तभी मोदी को हरा पाओगे। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को साथ में इंडिया ब्लॉक में जगह मिलेगी? तो उन्होंने इशारे की। सर सीट शेयरिंग बता दीजिए। इंडिया ब्लॉक पहले बना था, ये बातें पहले भी आई थी। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक वैसा ही है जैसे पहले था। सर आपने देखिए, जब सरकार ये कह रही कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं? 105वां स्थान, मतलब सबसे बुरा अगर स्थान किसी का तो भारत का। और वहीं दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है तो आखिरकार आपका रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जाए? तो ये तो तमाम वो सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए। इनका भ्रष्टाचार, इनके महंगाई न रोकने की, और जो इन्वेस्टमेंट भी सबसे दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा,
ये तमाम वो नाकामी है जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम यहाँ पहुँचे और हमारा रुपया भी लगातार नीचे जाता है। हम तो चाहते हैं जल्दी तारीख आ जाए। असम के तियामारी गांव में दुर्गा पूजा की परंपरा को अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर स्थित श्री श्री मां भगवती तियामारी गोसाई पीठ कामरूप जिले का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां महाअष्टमी और महानवमी के दिन हजारों श्रद्धालु असम के विभिन्न हिस्सों से माता की पूजा करने पहुंचे हैं। यह मंदिर पहाड़ के किनारे स्थित है, जहां बोडो, राभा, कचारी जैसे कई आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ माता की पूजा करने और दर्शन करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री श्री मां भगवती तियामारी गोसाई पीठ में कई वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। यहाँ 9 रूपों वाली मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें नबोइनी नामों से जाना जाता है। আমি শ্ৰী শ্ৰী মা ভগৱতী তিয়ামাৰী গোসানী পীঠত আৱহমান কালৰে পৰা যিদৰে ৰীতি নীতি যিটো নিয়ম নীতি সেই একে নিয়ম নীতিৰে আমি এই বৰ্ষও মাৰ বাৰ্ষিক পূজাভাগে কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অন্য অনুষ্ঠানবিলাকৰ যেনেদৰে প্ৰতিমা বিসৰ্জন বা প্ৰতিমা সজাই যেনেদৰে পূজাভাগ কৰা হয়, আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ স্থায়ী আমাৰ এখন পীঠ হয় আৰু মাৰ যিহেতু ইয়াত অংগ এটা স্থাপন হৈছে, সেই মৰ্মে আমি ইয়াত বাৰ্ষিক পূজাভাগ তেখেতৰ কৰা হয়। আৰু ইয়াত ব্যতিক্ৰম এইটোৱে যে অন্য পূজাবিলাকৰ নিচিনাকৈ অকণমান এইখিনিতে বেলেগ। আমাৰ এটা 9টা ৰূপত যিটো 9 বৈনী বুলি কয়, দেৱীৰ 9টা ৰূপৰ পূজা একেলগে যিহেতু ইয়াতে স্থাপন হৈছে, তাতে আজি দেৱীৰ বাৰ্ষিক পূজাভাগ কৰা হৈছে। এয়া ব্যতিক্ৰম। ইয়াতে আজি 3-4 বছৰৰ পৰা আহিয়ে আছোঁ আমি ইয়াতে, আৰু ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি কিনে। বহুত মানুহ হয় আজি দুৰ্গা পূজাৰ দিনা, আৰু বাকী দিনতো আমি আহিছোঁ, কিন্তু মানুহ হয়, কিন্তু বহুত ধুনীয়া মানে ইয়াৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগে। পূজাৰীবিলাকো ধুনীয়া মানে ছাপৰ্টিং, আৰু মন্দিৰটোত আহিয়ে ভাল লাগে। আৰু আমি কি ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াতেতো ক'ব লাগিলেতো বহুতখিনি মানে জিকিলবাগ বসন্ত হয় বা আই ওলাই বুলি কয়, সেইবিলাকতো বহুত ইয়াৰে পানী চানী নিলেতো ভাল হৈ যায়। মাইনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈছিলে, ভাল পাইছে আৰু এইখিনিয়ে আৰু। तियामारी पीठन बोल रहे हैं उसको, बहुत साल पुराना है। इतना अच्छा पीठ है, वहाँ पे इतना अच्छा टेम्पल है। उधर जो भक्त प्राण आ रहा है ना, वो पूरा दिल खुश हो रहा है। और वो माँ का जो आशीर्वाद है उसके तो बहुत वरदान बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन वो हमारा वो दुर्गा पूजा है ना, वार्षिक पूजा हिसाब से ऐसा पालन करते हैं। 10 दिन भक्त प्राणराज उधर आता जाता है। और आज अष्टमी है ना, इसीलिए बहुत भीड़ हुआ, बहुत आदमी आया इसीलिए। ইয়াতে আজি 10 বছৰ আগতে মানে আহিছিলোঁ ছোৱালী থাকোঁতে। ইয়াতে তাৰমানে দেৱী যিটো এইটো দেৱধনী বুলি কয়, এইটো সচৰাচৰ মানে মাৰ মানে প্ৰতিমূৰ্তি বুলি ক'ব পাৰি। আৰু তেনেকুৱা এইটো মূৰ্তিটো আচলতে যিটো অৰিজিনেল মূৰ্তি হয় এইটো কাঠৰে হয়, কিন্তু ইয়াতে কোনো মাটি তেনেকুৱা দেৱী মূৰ্তি নহয়। আৰু এইটো মূৰ্তিটো মানুহে বহুত অন্ধবিশ্বাস বুলি কিছুমানে কয়, কিন্তু প্ৰমাণিত এইটো মন্দিৰটো। আৰু বহুত দূৰৰ পৰাই মানুহ আহে। মই ওদালগুৰিৰ পৰাই আহিছোঁ। মানে ইয়াতে এখন যদি শৰাই মনৰ পৰা দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এই শৰাইখনৰ মানে যিটো অন্তৰৰ পৰা যিটো ভাবে সেইটো মানে হয় আৰু হ'লে তেনেকুৱাই আৰু। जैसे कि विजयदशमी पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी पीछे नहीं है। ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला मैदान अपनी वार्षिक रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है। हॉर्नबिल टीवी ने इस स्थल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही अंतिम स्पर्श के लिए जिम्मेदार कारीगरों से बातचीत भी की। इस वर्ष का रावण दहन खास होने का वादा कर रहा है, जिसमें जलते हुए रावण के पुतले के लिए एक अनूठा थीम पेश किया जाएगा। हॉर्नबिल टीवी पर इस विशेष रिपोर्ट और कारीगरों के साथ बातचीत को देखिए।
विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। और बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो इस वक्त हम मौजूद हैं ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड में। ये काफ़ी ऐतिहासिक होती है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रामलीला में शामिल हो चुके हैं। आप देखिए हमारे ठीक पीछे यहाँ पर रावण जो दहन होना है, रावण बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी हो रही। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि कुछ पल में इसको पूरी तरह से रावण बनकर तैयार हो जाएगा। और इस बार के रावण जो यहाँ की थीम है, दरिंदगी, अराजकता और कट्टरपंथी, यानी कि ये तीनों जो सब टॉपिक हैं, ये इस बार की यहाँ के रावण दहन की थीम होगी कि इन तीनों बुराइयों का नाश हो। रावण जब दहन हो, रावण दहन के साथ ही देश में जो ये दरिंदगी है, अराजकता है, कट्टरपंथी, पूरे देश में इसका नाश हो, इसको लेकर ये एक थीम तैयार की गई है। आप देख सकते हैं ये रावण है, काफ़ी कहा जा रहा है 60 फीट का ये रावण है। और जब ये रावण दहन आज शाम को होगा, काफ़ी यहाँ पर ऐतिहासिक और काफ़ी भव्य नज़ारा होगा। काफ़ी इसको दिव्य और अलौकिक बनाने की तैयारी पूरी कर दी गई है। बस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे साथ जो कारीगर हैं जो इसको अंतिम रूप दे रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कब तक की पूरा रावण बनकर तैयार हो जाएगा? 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। क्या खास रहेगा इस बार? समझे, देखिए खास तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले साल जैसा मैंने बनाया था सेम वही है, और हाइट भी वही है जो पिछले साल थी, हाइट है 60 फीट। अच्छा, क्या थीम है, आपको कुछ जानकारी है? नहीं, थीम के बारे में तो मुझे जानकारी अभी नहीं है, वो अभी अंदर से मुझे दी जाएगी, फिर ही बता पाऊंगा। अच्छा, तो और क्या एक ही रावण रहेगा कि इसके साथ और भी? एक ही रावण है। ऐसा क्यों? समझे भाई, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला यहाँ नहीं जलाया जाता। ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? रामलीला समिति के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि कुंभकर्ण और मेघनाथ ने भाइयों के प्रति बलिदान किया था, तो बलिदानों का जो पुतला नहीं बनाया जाता। यानी कि 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा? जी जी जी। क्या नाम बताया था? नरेश कुमार। देखिए, नरेश कुमार जी हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं रावण का, और कह रहे हैं साफ इनका कहना है कि 1 से 1.5 घंटे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और जब ये रावण जलेगा यहाँ पर, और बात बताई मेघनाथ और कुंभकर्ण की क्यों नहीं लगेगा, तो इसके पीछे की उन्होंने वजह बताई जिसको आपने सुना। लेकिन फिलहाल इस बार की भी रामलीला काफ़ी यहाँ पर ऐतिहासिक होने वाली है। और इस बार की जो मैंने अभी बताया, जिक्र किया था थीम, अराजकता, दरिंदगी और कट्टरपंथी का पूरे देश से नाश हो, इस बार के रावण दहन की ये थीम होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी लखनऊ। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।